हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वाक्य का स्वरूप, जिसे क्या कहा जाता है। वाक्य का स्वरूप है और अध्याय नंबर 5 है और यह हिंदी ग्रामर है, यानी हिंदी का जो है उसका ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, तो व्याकरण है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, जो कि बेहद उपयोगी चैप्टर है अगर कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि हर साल यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में एक न दो एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, जो एक एक नंबर के होंगे। अगर आपने हिंदी में 100 में से 100 लाने का सपना देखा है, तो यह आपके सपने को चूर कर सकता है, इसलिए आपको इस पर फोकस करना होगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आखिर वाक्य का स्वरूप होता क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिनका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहा जाता है। आप तो बचपन से पढ़ते चलते चले आ रहे होंगे कि सेंटेंस किसे कहा जाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक शब्द निकलता है, यानी जिसका कोई स्पष्ट रूप से या फिर सार्थक शब्द निकलता है, उसे वाक्य कहा जाता है। सार्थक शब्द का मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई मतलब होता है, उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। तो उसी शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। इसके बाद वाक्य के अंग। आपसे यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। यह बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे प्रश्न। कौन कौन से अंग है? एक है सब्जेक्ट, एक है प्रेडिकेट, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहा जाता है। वहीं पर हिंदी की बात करें तो उसे सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को विधेय कहा जाता है। जिनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है, और बाकी जो बचते हैं सब्जेक्ट के अलावा उन सभी को प्रेडिकेट यानी विधेय कहा जाता है। यहाँ से आपके दो प्रश्न बनेंगे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य, विधेय। और किसी वाक्य में जो उद्देश्य होता है यानी कर्ता, उसी को उद्देश्य या फिर सब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा जितने शब्द बचते हैं वाक्य में, उसे क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है, यानी प्रेडिकेट। अब इसके आगे प्रश्न का क्या कहना है कि यहाँ पर कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वाक्य के अंग भी 2 होते हैं और वाक्य के भेद भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। आखिर कौन कौन से होते हैं? एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और एक होता है रचना के आधार पर भेद। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ आखिर इसे याद कैसे करना है। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? अर्थ यानी आपको दिख रहा है, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, 8 के पहले भी है और अर्थ के पहले भी है। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अर्थ के आधार पर कितने वाक्य के भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। वहीं पर अगर हम रचना की बात करें तो 1 2 3, यानी आपको 3 शब्द यहाँ पर दिख रहे हैं। तो 3 अक्षर का मतलब है कि आपको रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? वाक्य के 3 भेद होते हैं, यानी रचना में 3 अक्षर है, इसलिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक से याद करने का ट्रिक बताया। इसके बाद अर्थ के आधार पर 8, वहीं पर रचना के आधार पर 3, यानी ये चीज़ें कंप्लीटली हो गई। आखिर रचना के आधार पर कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में जानना आपको जरूरी है। कौन सा होता है? पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य यानी आपको समझाता हूँ, अगर आपको कोई ऐसा वाक्य दिख जाता है जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं, इस प्रकार के वाक्य को सरल वाक्य कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसमें एक ही कर्ता और एक ही उद्देश्य है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? सरल वाक्य कहा जाएगा। वहीं पर अगर संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में अगर बात करें, जहां पर आपको 2 वाक्यों में किंतु दिख जाए, परंतु दिख जाए, इसलिए दिख जाए या दिख जाए, यानी आपको किसी वाक्य में ये चारों शब्द दिख जाए, उसी को क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं? 2 स्वतंत्र उपवाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब 2 स्वतंत्र उपवाक्य एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और संयुक्त वाक्य की एक परिभाषा, एक जैसे कि
ट्रिक होता है कि ये जो दोनों वाक्य होते हैं यानी संयुक्त वाक्य में जो दो वाक्य जुड़े होते हैं वे क्या होते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं। यानी आपको पढ़ने से ऐसा लगेगा कि दोनों वाक्य बिल्कुल अलग अलग से हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, जिसका क्या नाम है, आश्रित वाक्य, तो यह एक दूसरे पर क्या होते हैं, ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है, आश्रित होता है। यानी जब दो इस वाक्य को आप पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा कहीं न कहीं पहला वाला जो वाक्य वो दूसरे वाक्य से कनेक्ट है और दूसरा वाला वाक्य भी पहले वाक्य से कनेक्ट है। यानी दोनों अपने आप में पूर्ण नहीं है, दोनों स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। वहीं पर संयुक्त वाक्य की बात करें तो वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, वे अपने आप में पूर्ण हैं और अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य बनाते हैं, इसलिए उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। वहीं पर आश्रित वाक्य यानी एक दूसरे पर क्या होंगे, आश्रित हो गए। संयुक्त वाक्य का पहचानने का ट्रिक है कि आपको ये चार शब्द दिख जाएंगे और आश्रित वाक्य को पहचानने का ट्रिक है, आप इसे पढ़ेंगे तभी आप समझ जाएंगे कि आखिर ये तीनों सरल रचना के आधार पर भेद वाक्य के भेद में से किस प्रकार का भेद है वाक्य का। इसके बाद अर्थ के आधार पर कुछ भेद के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ से आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। आपको अधिकांशतः सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य से ही देखने को मिलेंगे। बाकी ये जो अर्थ के आधार पर इनका नेम केवल आपको नाम थोड़ा मोड़ा जैसे कि सलसली निगाहों से देख लेना है, यहाँ से आपको प्रश्न उठते हुए नहीं दिखेंगे। आखिर कौन कौन से, पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है आज्ञावाचक वाक्य, वहीं पर पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य। यानी आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण के बारे में बताता हूँ। कौन सा उदाहरण है, जिसे परिश्रम करना आता है वही सफल होगा। यानी जिसे परिश्रम करना आता है वही सफल होगा। आपको वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगेगा कहीं न कहीं जो पहला वाला वाक्य है वह दूसरे वाले वाक्य पर क्या है, निर्भर है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अब अगला यहाँ पर उदाहरण क्या है कि सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। यानी सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगी, यानी ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब राम ने पुस्तक पढ़ी, ये बिल्कुल आपको सरल तरीके से दिख रहा होगा, इसलिए इसे सरल वाक्य कहेंगे। अब अगला कुछ जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद उपयोगी हैं और यह कई साल पूछे भी गए हैं बोर्ड एग्जाम में। अब अगला यहाँ पर क्या कहना है कि जब पिताजी आएंगे तब मैं घूमने जाऊंगा। यानी जब पिताजी आएंगे तभी मैं घूमने जाऊंगा, इसके पहले मैं नहीं घूमने जा सकता। यानी पहला वाक्य कहीं न कहीं दूसरे वाले वाक्य से क्या है, कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पर मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अब वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधार पर होता है, तो कितने आधार पर, 2 आधार पर। कौन कौन सा, एक होता है रचना के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर। अब यहाँ पर नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। आपको वाक्य को पढ़ने से बिल्कुल सिंपल तरीके से लग रहा है, भले यह वाक्य बड़ा दिया गया, बड़ा इसलिए दिया गया है ताकि छात्र जो है वो कंफ्यूज हो तीनों वाक्यों में से, तीनों वाक्य के भेदों में से आखिर कौन सा सरल है, संयुक्त है या फिर मिश्रित है। तो नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, यानी यह पढ़ने में बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे इस सेशन को सब्सक्राइब किया तो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।